अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका है चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हमारे आपको पता है कि ये जो मॉडल्स हैं ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो इसको जो है हम ज़्यादातर जो है क्या करते हैं कि फाइन ट्यून करते हैं, क्योंकि बिलियंस और मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स जो है उसके लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए जो है डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे जो है पैरामीटर मॉडल्स जो हैं वो फाइन ट्यून होके लोग हगिंग फेस हब के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है तो क्या है कि एंड गोल क्या होता है कि इसमें जो पाइपलाइन क्रिएट की जाती है, तो पाइपलाइन के बिहाइंड द सीन जो है आपके क्या है कि एपीआई चल रहा होता है। ठीक है, एपीआई एक्सपोज हुआ होता है। और जैसे कि आपने देखा है कि हर मॉडल के साथ उसका एक टेस्टिंग का एक एपीआई बना होता है, तो आप हगिंग फेस की साइट के ऊपर जाके उस मॉडल को आप टेस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया इसमें अगर आप जहाँ जाएँ मॉडल्स को खोलें, तो मॉडल में जाके आप इसको किसी एक को खोलें, तो यहाँ पे आपके पास ये एपीआई जो है ये होस्टेड एपीआई यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप अपना मॉडल भी ट्रेन करते हैं और फाइन ट्यून करते हैं अपने डाटा के ऊपर और उसको आप हगिंग फेस हब के ऊपर पुश करते हैं अपने डाटा अपने मॉडल के नाम से, खुद का नाम रखते हैं अपने मॉडल का, तो आपका भी इस तरह का एपीआई जो है एक्सपोज हो जाएगा। इसी तरह सेम एपीआई, यानी आप अपना मॉडल बनाएं, हगिंग फेस के ऊपर पुश करें और इस तरह का आपके जो जो भी आप नाम रखेंगे अपने मॉडल का, ये अपना एक कस्टमाइज्ड नाम होगा। तो आप उसको उर्दू मिसाल है बर्ड बेस अनकेस उर्दू, तो आपका जो है यहाँ पे एक मॉडल बनेगा और उसमें आपके इस तरह का एक एपीआई होगा, कोई भी उसको आके टेस्ट कर सकता है, यूज कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो है इसमें जो आपकी ये लाइब्रेरी है इस तरह की एपीआई की, तो इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एंड ऑफ यूज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंपलिसिटी है। तो ये सारे जो मतलब डिफरेंट किस्म के एंड ऑफ यूज़ हैं। ठीक है, एनएलपी का है या मतलब डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट जनरेशन है, फिल्म मास्क है, ये वाली चीज़ें। और हमारे पास जो इसकी एपीआई की लाइब्रेरी है इसमें दो किस्म के हैं, पाईटॉर्च एनएन डॉट मॉड्यूल जो है आपका पाईटॉर्च का होता है, केरस डॉट मॉडल जो है आपका टेंसरफ्लो का है। और इस तरह के ये मतलब आपके मॉडल्स अवेलेबल हैं दोनों किस्म के फ्रेमवर्क्स में। और इसके बाद जो है आपके पास जो है क्या है कि ऑल इन वन फाइल जो है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्या है ये कि द ऑल इन वन कॉन्सेप्ट इज कोर कॉन्सेप्ट, द मॉडल फॉरवर्ड पास इज एंटायरली डिफाइंड सिंगल। आपकी एक ही फाइल के अंदर जो है ना सारा का सारा, यानी कि मॉडल का आर्किटेक्चर हर चीज जो है ना वो एक ही फाइल में बेसिकली डिफाइंड है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। तो ये है कि उसके बाद आपके पास है कि hardly any abstraction are made across the library. The all-in-one file is a core concept. The model forward pass is entirely defined in a single file. आपकी एक ही config फाइल होती है जिसके अंदर सारा मॉडल का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, so that the code itself is understandable and hackable. तो आप जो है बेसिकली आप उस config फाइल को देखते हैं, उस config फाइल के अंदर ना आपके लेयर्स, कॉन्फ़िगरेशंस मॉडल की सारी एक ही फाइल में होती हैं। ठीक है, ताकि आप उसको जो है अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई लेयर को आप वो करना चाहते हैं, बेसिकली देखना चाहते हैं किसी लेयर को, ताकि आप उसको फाइन ट्यून कर सकें, तो वो आप देख सकें बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो ये सिंपलिसिटी का जो फीचर है जिसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ जो है वो एक ही फाइल में मौजूद है, तो इसका जो है आपके पास क्या एडवांटेज है, उसमें जो है ये आपके जो डिफरेंट जो दूसरे मॉडल आपके डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है।
उसमें क्या है कि द मॉडल्स आर नॉट बिल्ट ऑन मॉड्यूल्स दैट आर शेयर्ड अक्रॉस द फाइल्स, इंस्टेड ईच मॉडल हैज इट्स ओन लेयर्स। तो आपके पास जो मॉडल्स हैं एमएल की, जो दूसरे मॉडल्स हैं, द मॉडल्स आर नॉट बिल्ट ऑन मॉड्यूल्स दैट आर शेयर्ड अक्रॉस द फाइल्स, इंस्टेड ईच मॉडल हैज इट्स ओन लेयर्स। तो इसमें जो है, इन एडिशन टू मेकिंग दिस मॉडल्स मोर अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, दिस अलाउज यू टू इजीली एक्सपेरिमेंट ऑन वन मॉडल विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। This chapter will begin with the end of end-to-end example where we use the model and a tokenizer together and replicate the pipeline. अब pipeline basically हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने pipeline में सिर्फ यूज किया था, pipeline को हमने उसमें context डाला, उसके अंदर मॉडल का नाम डाला या नहीं डाला, वो खुद ब खुद डिफॉल्ट मॉडल सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हम पाइपलाइन को बेसिकली खोल के देखेंगे कि पाइपलाइन बिहाइंड द सीन क्या कर रही होती है। ठीक है, next we will discuss about the model API. We will dive into the model configuration classes and show you how to load the model and how to process numerical inputs and output predictions. तो हम ये देखेंगे कि भाई कैसे प्रोडिक्शंस हो रही होती हैं बिहाइंड द सीन, पाइपलाइन क्या कर रही होती है, पाइपलाइन के अंदर जो है क्या चीजें कार फरमा है, क्या चीजें वर्क कर रही होती हैं पाइपलाइन के बिहाइंड द सीन। देन विल टेक टोकनाइजर एपीआई, फिर हम टोकनाइजर को देखेंगे विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द पाइपलाइन फंक्शन। पाइपलाइन के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, टोकनाइजर है, मॉडल का नाम होता है, सारी चीजें। जैसे ही हम मॉडल का नाम पाइपलाइन में देते हैं तो पाइपलाइन जो क्या करती है कि खुद ब खुद उसका डिफॉल्ट टोकनाइजर भी, मॉडल भी डाउनलोड करती है, उसका टोकनाइजर भी डाउनलोड करती है पाइपलाइन, और सारा कुछ खुद कर रही होती है। इसके अंदर हम जो है एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि पाइपलाइन क्या क्या चीज यूज कर रही होती है। ठीक है, टोकनाइजर टेक केयर ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स। अब टोकनाइजर क्या करता है, आपको पता है कि हमने एक एग्जांपल जब हमने रन की थी तो क्या किया था कि पहले हम डाटा लेते हैं, उसको ट्रेनिंग वैलिडेशन सबमिट करते हैं, फिर हम उसको जो है टोकनाइजर में से गुजारते हैं, टोकनाइजर का एक फंक्शन बनाते हैं, फिर हम उसको जो है टोकनाइजर में से गुजार के टोकनाइज करते हैं, उसके बाद हम मॉडल में से उसको ट्रेनर में से गुजारते हैं, ट्रेनर में से गुजर के मॉडल आपका सेव हो जाता है। जब मॉडल सेव हो जाता है फिर हम जो डाटा है उसको वापस जो प्रेडिक्शन कराने के लिए फिर टोकनाइजर में से गुजारते हैं, ताकि आप जिस डाटा के ऊपर प्रेडिक्शन करा रहे होते हैं उसको सेम मॉडल को, क्योंकि इनपुट जो है वो टोकनाइज्ड इनपुट चाहिए होती है, तो हम दोबारा से टोकनाइज करते हैं अपने प्रेडिक्शन डाटा को। ठीक है, तो यही बात जो है आपका टोकनाइजर क्या कहता है कि पहला स्टेप यानी टोकनाइज करता है डाटा को, ट्रेनिंग डाटा को, फिर आपका जो लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप है यानी कि आप जब प्रेडिक्शन करने लगते हैं तब भी आपका जो है टोकनाइज करता है। ठीक है, हैंडलिंग कन्वर्जन फ्रॉम टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल इनपुट्स, आपका जो टेक्स्ट डाटा को आपका न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता है फॉर द न्यूरल नेटवर्क। तो आपके जो हगिंग फेस के ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क हैं, इसके लिए आपको डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, तो वो टोकनाइजर जो है वो उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड द कन्वर्जन बैक टू टेक्स्ट व्हेन इट इज नीडेड। तो आप टोकनाइजर क्या करता है, जैसे आप डिकोड करते हैं, आपने हमने डिकोड करके देखा था कि एक एक डिजिट जो है वो आपका एक एक वर्ड में डिकोड हो जाता है, तो आपका वापस जो है टोकनाइजर डॉट डिकोड करके आप वापस अपने टेक्स्ट को डिकोड करा सकते हैं। ठीक है, finally we will show how to handle sending multiple sentences to the model in paired batch। तो आपके पास फिर हम ये भी देखेंगे कैसे जो है मिसाल के तौर पे आप प्रोडिक्शन करा रहे हैं तो एक बैच की तरह 20 से पास कराएंगे। ठीक है, देन रैपिड लोगो, उसके बाद हमने इवेंट को देखा है, यहाँ पे टीचर को देखा है कि लास्ट प्रोसेस क्या होने नजर का, उसके जो है न्यूमेरिकल टेक्स्ट को करता है।
तो बेसिकली हम जो है एक एक करके जो पाइपलाइन के बिहाइंड जो कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं, टोकनाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग और फिर आपका जो रिवर्स प्रोसेस है, वो सारा पाइपलाइन के अंदर हो रहा होता है बेसिकली, सारा कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। तो हम देखेंगे कि बिहाइंड द पाइपलाइन अब यानी कि क्या चल रहा होता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिहाइंड द पाइपलाइन। तो इसमें जो है आपके पास this is the first section where the content is slightly different depending on the whether you use PyTorch और TensorFlow। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, यानी कि आप जब भी ये कोलैब की खोलेंगे नोटबुक, तो उसमें आपके पास PyTorch या TensorFlow दो डिफरेंट नोटबुक्स होंगी, तो उसके मुताबिक आपने वो करना होगा। अब इसमें ये वीडियो वगैरह है, आप इसको देख लेंगे। तो पाइपलाइन के बिहाइंड क्या होता है, तो हमने बेसिकली चैप्टर 1 में हमने ऐसे किया था, पाइपलाइन इंपोर्ट करते हैं, उसमें पाइपलाइन डाल के उसके अंदर आप टास्क नाम डालते हैं। टास्क का नाम जो है डाल के आप उसके अंदर आपने सेंटिमेंट एनालिसिस है, और वो आपका जो बता देता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके आपकी प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। तो बिहाइंड द सीन वो क्या करता है कि उसका जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है वो डाउनलोड कर रहा होता है। तो डिफ़ॉल्ट मॉडल इसका एक पाइपलाइन के अंदर आप, यानी कि अगर आप मॉडल का नाम मेंशन नहीं करते, यानी कि मॉडल इज इक्वल टू दिस मॉडल, तो अगर वो कर देते हैं तो वो वाला डाउनलोड करेगा। अगर आप नहीं मेंशन करते तो आपका डिफ़ॉल्ट मॉडल वो आपका डाउनलोड होता है, और उसके ऊपर ये आपको लेबल्स दे देता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके पास जो है क्या कर रहा होता है पाइपलाइन, बेसिकली होता क्या है कि सारा का सारा आपका जो है जो ये प्रोसेस है पाइपलाइन के अंदर ये हो रहा होता है। ठीक है, पाइपलाइन क्या करता है, पहले टोकनाइजर डाउनलोड करता है, फिर मॉडल डाउनलोड करता है, और उसको प्रिडिक्शन करके फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करता है। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ से उसने टोकनाइज किया, यहाँ से उसकी इनपुट आईडी डिजिट्स की शक्ल में, यहाँ पे मॉडल में गई, उसने प्रोसेस किया और आपको एक प्रोडिक्शन दी। प्रोडक्शन जो है आपकी फिर पोस्ट प्रोसेसिंग से करती है। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या करता है कि जो आपके वो एक डिजिट्स जो आते हैं वापस, उनको फिर दोबारा से कन्वर्ट करके टेक्स्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ लॉजिट्स आ रही होती हैं। लॉजिट्स जो है प्रोबेबिलिटीज होती हैं लॉजिट्स। ठीक है, उन लॉजिट्स को जो है वो फिर आपको वापस डिजिट्स में कन्वर्ट करके, और उसके बाद फिर आपका जो है टेक्स्ट बना देता है उसको वापस। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस कोर्स इज अमेजिंग। हमने एक सेंटेंस फीड किया, उसको रॉ टेक्स्ट फीड किया, दिस कोर्स इज अमेजिंग। तो आपके यहाँ से दिस कोर्स इज अमेजिंग, इसके जो है ना वो नंबर लग गए। दिस जो है वो ये 2023 हो गया, कोर्स जो है वो 2607, इस तरीके से ये और ये। उसके बाद आपके ये पैडिंग होती है आपकी, जो कि मतलब पैडिंग टोकन्स हैं, 101 है, 102 इस तरीके से। और लॉजिट्स बनते हैं। लॉजिट्स जो है कि आपके नंबर हैं कि प्रोबेबिलिटीज होती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पोस्ट प्रोसेसिंग होती है इसकी, यानी कि जो डिजिट्स आते हैं उसको पोस्ट प्रोसेस करके फिर ये प्रेडिक्शंस देता है। ठीक है, अच्छा, लॉजिट्स जो है ना आपके आते हैं प्रोबेबिलिटीज के अंदर, और आपकी जो डिजिट्स आएंगे वो आएंगे आपके जो आई थिंक जिसमें आप सेंटेंस जनरेशन या मतलब वो टेक्स्ट प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि अगला टोकन क्या आएगा, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे डिजिट्स आएंगे। ठीक है, और प्रेडिक्शंस की बेस के अंदर, प्रेडिक्शन के केस के अंदर यहाँ लॉजिट्स आएंगे। ठीक है, तो लॉजिट्स जो है आपके, फिर यहाँ पे आपके पास जो ये जो लॉजिट्स आए हैं, इसको ये कन्वर्ट करता है आपके परसेंटेज में, कि कितने परसेंट जो है वो प्रोबेबिलिटीज हैं इसकी। तो उसका अपनी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक वो आपको ये रिजल्ट्स देता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्जन होती है, ये भी आगे उसने बताया है कि ये लॉजिट्स जो हैं इसके अंदर ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसकी क्या मैथमेटिक्स है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपके पास जो है प्री प्रोसेसिंग क्या होती है कि लाइक अदर न्यूरल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैंट प्रोसेस रॉ टेक्स्ट डायरेक्टली। तो आप रॉ टेक्स्ट जो है डायरेक्टली आप मॉडल में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपके पास जो है पाइपलाइन क्या करती है कि सबसे पहले टेक्स्ट को जो है नंबर में कन्वर्ट करती है, ये हमने देखा है पहले भी, और वो नंबर को मॉडल समझ सकता है, जबकि रॉ टेक्स्ट को मॉडल नहीं समझ सकता। ठीक है, तो हम इसके लिए टोकनाइजर यूज करते हैं, जो कि टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है।
तो क्या करता है कि आपके जो वर्ड्स को, आपके इनपुट जो टेक्स्ट होता है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, सब वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, या सिंबल्स में कन्वर्ट करता है, जो आपकी पंक्चुएशन वगैरह है। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्प्लिट करता है, एक सेंटेंस है उसके अंदर आपके पास जैसे कि कॉमा लगे हुए हैं या डबल कोट्स लगे हुए हैं या ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो उनको एक नंबर देगा। ठीक है। और वर्ड्स को जो है, वर्ड्स अपना सेंटेंस को वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, या एक वर्ड को दो चीज़ों में ब्रेक कर देगा। जैसे हमने देखा था कि मिसाल के तौर पे हगिंग फेस, अब हगिंग और फेस ये दो, हगिंग फेस वैसे मतलब इकट्ठा आ रहा है, लेकिन क्या हो सकता है कि वो उसको स्प्लिट भी कर सकता है। हगिंग एक अलहदा वर्ड है, आपको पता है इंग्लिश में हगिंग एक अलहदा वर्ड है, फेस एक अलहदा वर्ड है। तो एक वर्ड को वो दो सब वर्ड में भी चेंज करता है टोकनाइजर। ठीक है। तो मैपिंग ईच टोकन विद एन इंटीजर, तो क्या करता है कि जो वर्ड उसने बनाए, जो भी टोकन उसने बनाए हैं, ठीक है, यानी कि वर्ड या सब वर्ड या सिंबल्स जो हैं उनको टोकन कहते हैं। उन टोकन्स को वापस आप क्या करता है कि उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, एडिंग एडिशनल इनपुट्स दैट मे बी यूजफुल फॉर द मॉडल। तो आपके पास एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपके पास, जो जैसे कि स्टार्ट टोकन है, एंड टोकन है, पैडिंग है, इस तरह के टोकन्स भी साथ में वो ऐड कर देते हैं। All this pre-processing needs to be done in exactly the same way the model was pre-trained। तो एक चीज जहन में रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मॉडल जब बनाया गया था, जिस तरह का मेथड उस पर लगाया गया था, आप अगर फाइन ट्यूनिंग करने जा रहे हैं, जिस बंदे ने, जो इस मॉडल को बनाने वाला था, उसने जिस तरीके से इस मॉडल की टोकनाइजेशन की थी या प्री प्रोसेसिंग की थी, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आपने भी वही करना है फाइन ट्यूनिंग के लिए। ठीक है। क्योंकि आपने अपने मॉडल की जो इनपुट देनी है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वे में देनी है, जिस जिस तरह जिस मॉडल के ऑथर ने जो है ना उसको डिजाइन करते वक्त की थी। So first we download the information from the model hub. To do this we use auto tokenizer। auto tokenizer एक ऐसी क्लास है कि कोई भी टोकनाइजर हो, चाहे वो बर्ट बेस केस का हो, चाहे वो जीपीटी का हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर का T5 का हो, T3 का हो, तो ऑटो टोकनाइजर उसको खुद ही अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है। हमें फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा टोकनाइजर यूज करना है। ठीक है। तो ऑटो टोकनाइजर उसको खुद ही उठा लेता है। तो यहाँ पे आ गया, और यूजिंग द चेक पॉइंट नेम ऑफ अवर मॉडल। अब आपके पास जो है क्या करना है कि आपने सही वाला नाम इस्तेमाल करना है। सही वाला नाम आपको बताया था कि आपने यहाँ जाना है और यहाँ से इसका नाम कॉपी करके लाना है। ठीक है। इट विल ऑटोमेटिकली फेच द डेटा एसोसिएटेड विद द मॉडल टोकनाइजर एंड कैश इट। तो आपका क्या होगा कि जो भी इस पे बिहाइंड द सीन टोकनाइजर होगा, वो खुद ब खुद जो है ऑटो टोकनाइजर ले आएगा उठा के, जो उसके मॉडल का आर्किटेक्चर ऑटो टोकनाइजर का है वो खुद ब खुद ले आ जाएगा ऑटो टोकनाइजर। ठीक है। और उसको कैश कर देगा, कैश का मतलब उसको मेमोरी में ले आएगा। सो इट्स ओनली डाउनलोडेड द फर्स्ट टाइम। मतलब आपको भी पता है कि जब आप मॉडल को चला रहे होते हैं, टोकनाइजर को चला रहे होते हैं, तो पहली दफा वो जो मॉडल है वो आपका सारा टोकनाइजर जो है ना वो मेमोरी में, कैश में ले आता है। और अगर आप उसको दोबारा चलाते हैं तो वो फिर दोबारा से डाउनलोड नहीं करता, वो कैश में जो पड़ा हुआ मॉडल है ना या टोकनाइजर है ना, वो उसी को ले आता है उठा के। ठीक है। Since the default checkpoint sentiment analysis pipeline is the Distilbert base case and case fine tune SS to English। तो आपका, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सेंटिमेंट एनालिसिस केस में आपका जो डिफॉल्ट मॉडल है वो है डिस्टिलबर्ट बेस अनकेस्ड फाइन ट्यून SSSD इंग्लिश। तो ये अगर आप वहाँ पे जाके फाइंड करें तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर ये आप कॉपी करें, यहाँ पे लिखें, हाँ नॉट फाउंड, व्हाई नॉट फाउंड। आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल में नेट शॉट यहाँ नहीं शायद थोड़ा सा मेरा गड़बड़ आएगा। कर गया दोबारा से। आई थिंक मॉडल, यहाँ पे होगा आपका, मॉडल्स पे क्लिक नो यहाँ करें। पे नहीं होगा, यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ आएगा, ये मॉडल्स। इधर इधर ये इस जगह, ये इस जगह पे है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये
आगे, ठीक है। तो ये अब आपने सबसे पहले टोकनाइजर आपने इंपोर्ट सर किया आपकी फ्रॉम आवाज ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट टोकनाइजर ऑटो टोकनाइजर उसके मुताबिक चीज है, और यहाँ पे एक इसके नाम को यूज किया। दैट मीन्स कि अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि ऑटो टोकनाइजर जो है ना, वो क्या करता है कि ये जो नाम हमने दिया इधर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, उसके मुताबिक इसका अपना टोकनाइजर डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के ऊपर अभी मॉडल नहीं डाउनलोड हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ इसका टोकनाइजर डाउनलोड हुआ है, उसकी भी एक, यानी कि आई थिंक, आई डोंट नो कितने MB का या कितने GB का है। इस पॉइंट पे मॉडल डाउनलोड नहीं हुआ, इस पॉइंट पे सिर्फ टोकनाइजर डाउनलोड हुआ है, ठीक है। टोकनाइजर डाउनलोड हुआ और ये टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मेमोरी के अंदर आपका टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, जो कि इसका टोकनाइजर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया। अब हमारे पास ये है कि वंस वी हैव टोकनाइजर वी कैन डायरेक्टली पास आवर सेंटेंस। अब हम इसके अंदर अपना सेंटेंस जो है पास कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो विल गेट द डिक्शनरी दैट इज रेडी टू फीड टू आवर मॉडल। अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, यानी कि हम लिखेंगे टोकनाइजर और ब्रैकेट इसके अंदर अपना सेंटेंस, तो क्या होगा कि हमें ये जो रिटर्न करेगा वो हमारे पास एक डिक्शनरी होगी, ठीक है। डिक्शनरी होगी जिसके अंदर हमारे पास इनपुट आईडीज और अटेंशन मास्क और कुछ और चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी, ठीक है। तो वो हमारे पास ये रेडी टू यूज़, यानी कि अब हम इस डेटा को हम बेसिकली फीड कर सकते हैं अपने मॉडल में। अब हमारे पास आ गया, you can use transformer without having to worry about which ML framework is used in the back as backend. It might be PyTorch और TensorFlow, मतलब TensorFlow या PyTorch हम यूज कर सकते हैं। और फ्लैक्स भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फ्लैक्स नहीं है, PyTorch TensorFlow है, फ्लैक्स इधर तो नहीं लिखा हुआ। खैर, अभी हमारे पास PyTorch और TensorFlow ही समझें, क्योंकि हम ज़्यादातर इसी में काम करते हैं, ठीक है। और फ्लैक्स फॉर सम मॉडल लिखा हुआ है कि कुछ के लिए जो है उसने फ्लैक्स भी एक आपका फ्रेमवर्क है बेसिकली। PyTorch है, TensorFlow है और एक फ्लैक्स है। हाउएवर ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक्सेप्ट टेंसर एज इनपुट। तो आपके पास यहाँ पे टेंसर मीन्स एक जैसे कि आपकी नमपाई अरेज होती है ना, इस तरीके से टेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो टेंसर जो है ना वो एक्सेप्ट करता है। इट्स इफ इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू हैविंग हियरिंग अबाउट टेंसर, यू कैन थिंक ऑफ नमपाई अरे, ठीक है। यानी कि जैसे कि नमपाई अरे होती हैं, वैसे आपकी नमपाई अरे की तरह टेंसर होते हैं। तो नंपाई अरे आपकी जो है ना वो 0D हो सकता है, जैसे एक स्केलर होता है, यानी एक नंबर होता है, जैसे वो आपका 0D होती है। और 1D जो है आपका एक वेक्टर होता है। और 2D जो है आपका एक मैट्रिक्स होता है। और हैव मोर डायमेंशन आपके जो है कि पिक्चर जो होती है वो आपकी थ्री थ्री डायमेंशन होती है। वीडियो आपकी वो 4 डायमेंशन होती है। तो आपकी ज़्यादा डेटा जो है वो जैसे मतलब जा सकता है। 2D डेटा की बात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2D में आएगा। लेकिन जो आपकी पिक्चर, अगर हम जब फर्दर एडवांस मोड में जाएंगे, जब उसमें 2D 3D 4D, ठीक है, तो इवन के 5D की बात आ जाती है। तो
वो फिर ज़रा हाई लेवल जो है आपका जब आपकी पिक्चर वीडियो और इस तरह की चीज़ आएगी तो आपकी 5D तक भी चला जाता है। इट्स इफेक्टिवली टेंसर। अब इसको हम टेंसर कहते हैं, जो नमपाई अरे होती है, नमपी कहते हैं या नमपाई कहते हैं उसको। तो आपका ये नमपी अरे जो है आपकी टेंसर होती है। Other ML frameworks tensor behave similarly and are usually as simple to instantiate as NumPy arrays। तो बिल्कुल ऐसे ही जो आपके दूसरे हैं कि NumPy arrays जो हैं उसको ही टेंसर ही कहते हैं, ठीक है। टेंसर या NumPy array एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। अब हमारे पास जो है बेसिकली PyTorch या टेंसरफ्लो में जो कि NumPy array में आप क्या करेंगे, आप जब एक सेंटेंस को डालेंगे इसके अंदर, एक लिस्ट में एक दो सेंटेंस हैं, उसको आपने टोकनाइजर में डाला, ठीक है। टोकनाइजर ये आपकी लिस्ट है, इसमें आपने ये पास किया पैडिंग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या करे कि हमें पैड करके दे, यानी कि बिगिनिंग सेंटेंस के बिगिनिंग पे एंड पे मिसाल है 102 103, दो टोकन जो हैं वो पैडिंग टोकन हो गए। और ट्रंकेशन इज इक्वल टू ट्रू, जो है ट्रंकेट कर दे आपके सेंटेंस को, अगर आपकी एक सेंटेंस की लेंथ जो है एक पर्टिकुलर लेंथ से ज़्यादा है तो उसको ट्रंकेट भी करे। रिटर्न टेंसर इज इक्वल टू TF, यानी कि टेंसर फ्लो के टेंसर को रिटर्न करे टेंसर फ्लो की फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने यहाँ पे कर दिया स्पेसिफाई। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ आप एक इनपुट आईडीज एक आई हैं, उसकी शेप जो है वो 2x16 है। बेसिकली क्या किया ये देखें, उसने पैडिंग इज इक्वल टू, सॉरी पैडिंग तो वो नहीं था, पैडिंग इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस की जो लेंथ है वो बड़ी है तो उसको पैड कर दे 0 के साथ। बेसिकली वो पैडिंग वो नहीं होती, वो जो पैडिंग है वो मिसाल है कि जो पैड कर रहे हैं आप सेंटेंस के बिगिनिंग और एंड, तो वो जो आपके क्या कहते हैं जैन, उसको पैडिंग टोकन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, SOS और EOS। SOS जो है आपका स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस EOS। तो उसके भी आपके जो टोकन होते हैं, जैसे ये 101 है, ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, ये 102 जो एंड ऑफ सेंटेंस, इस तरीके से। तो ये आपका जो है यहाँ पे हो गया, और ये आपका ये इधर है जो आपका एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो बाकी जो, क्योंकि हमें इसमें जो है आपके पास जो टेंसर होने चाहिए वो सारे इक्वल लेंथ के आने चाहिए, तो उसको अचीव करने के लिए पैडिंग करते हैं। तो अगर जो एक्स्ट्रा हैं उसके यहाँ पे, उसके लिए हम 0 0 0 0 लगाते ताकि सब जो आपके टेंसर्स हैं वो इक्वल लेंथ के हों या इक्वल आपके डायमेंशन की हों, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास अटेंशन मास्क क्या आता है, अटेंशन मास्क जो है वो बताता है कि कौन से टोकन्स के ऊपर अटेंशन करनी है, कौन से के ऊपर नहीं करनी। जैसे कि ऊपर हमें ये पता है कि ये जो है ना पैडिंग टोकन्स हैं, इनके ऊपर अटेंशन नहीं करनी मॉडल ने, तो ये कि ये हाँ 0 0 लगता है कि हाँ जी ये जो आपके टोकन्स हैं ये वाले, इनके ऊपर अटेंशन नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 0 0 लगाया जाता है, मॉडल को पता चल जाए कि इसका कौन सा पार्ट अहम है, कौन सा पार्ट अहम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बेसिकली